Dear students, welcome to video lecture series on Survey 2. Now today we will again go for the further learning regarding the unit in surveying 2, that is triangulation. तो triangulation यूनिट के अंदर हम लोग आज लेसन नंबर 7 देखने वाले हैं। दोस्तों हमने इसके पहले जो हमारा जो लेसन था उसके अंदर हमने पहले देखा कि जो ट्रायंगुलेशंस के लिए हमको सर्वे करना है तो ट्रायंगुलेशन स्टेशंस हमने सेट किए, फिर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द ट्रायंगुलेशन स्टेशंस भी हमने देखा। देन वी हैव आल्सो सीन दैट हाउ द बेसलाइन इज सिलेक्टेड, फिर बेसलाइन के लिए हमने कैलकुलेशंस मेजरमेंट कैसे करना है उसके लिए क्राइटेरिया फॉर बेसलाइन सिलेक्शन वो भी देखा हमने। फिर हमने ऑब्जर्वेशन भी लेने हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि उसके लिए हमको हमारा जो ऑब्जर्वेशंस का जो भी ऑब्जर्वेशन का डाटा हम लोग ले रहे हैं उस पे से हमारे एरर्स जो है वो कम से कम रहे और कैलकुलेशन हमारा एक्यूरेट हो। अब ये करने के लिए हमने और 2-3 प्रोसीजर देखी, जैसा कि हमने देखा रिडक्शन टू सेंटर, कि आप यदि ओरिजिनल ट्रायंगुलेशन स्टेशन के ऊपर थियोडलाइट रख के ऑब्जर्वेशन नहीं ले रहे तो दूसरे जगह पे रख रहे, दैट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट स्टेशन। अब वो सैटेलाइट स्टेशन के हिसाब से आपके जो ऑब्जर्व एंगल है उसके अंदर करेक्शन करना पड़ेगा। सो दैट ऑल्सो वी हैव सीन। सिमिलरली आपने जो भी ऑब्जर्वेशंस के लिए जो ऑब्जर्वेशन लिए होंगे डिस्टेंसेस के, वो अलग अलग एलिवेशन के हिसाब से लिए होंगे पॉइंट्स, तो उसको भी एक्चुअली मीन सी लेवल के ऊपर आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो रिडक्शन टू MSL वो भी हमने देखा इसके पहले लेसन में। अब ऐसा ही करके अब आपके पास में ट्रायंगुलेशन का एडवांटेज क्या है कि आपको ट्रायंगल के ऑल साइड्स मेजर आपको करना है, तो उसमें से आप एक ही साइड को मेजर करेंगे, बेस लाइन को मेजर करेंगे, और उसका रेफरेंस लेके जो आपके पास ट्रायंगुलेशन फिगर है उसके अंदर के एंगल्स आपने यदि कैलकुलेट कर लिए तो वो एंगल्स का इस्तेमाल करके, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले इस्तेमाल करके, मैथमेटिकल फार्मूले इस्तेमाल करके हम लोग अदर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल उसको कैलकुलेट कर सकते। तो इसलिए सेकेंडरी और टर्शरी ट्रायंगुलेशन के लिए आपको हर बार फील्ड में जाके एक्चुअल डिस्टेंसेस गिनना जरूरी नहीं है, तो वहां पे हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और ये हमारी ट्रायंगुलेशन में की लास्ट स्टेज होती है कि फील्ड में से ऑब्जर्वेशन लाने के बाद में आपका जो भी मैप बनाने के लिए आपको जो ट्रायंगल्स की साइड्स चाहिए, तो उसमें से कुछ साइड्स और कुछ बेस लाइन्स आपने ऑब्जर्व की होंगी और बाकी की आपको कैलकुलेट करना है। अब वो कैलकुलेट करने के लिए हमारा पर्पज है कि एक्यूरेसी मेंटेन रहे, कैलकुलेशन में एरर ना आए। तो वो एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए वी हैव टू अडॉप्ट सम ऑफ द स्ट्रेटेजी, और वही हम लोग आज इस लेसन में देखने वाले हैं। सो इन द लेसन नंबर 6 वी विल सी दैट हाउ द कैलकुलेशंस फॉर ऑब्जर्वेशन इज कैरिड आउट, एंड फॉर दैट इंडिपेंडेंट एंड कंडीशन क्वांटिटी क्या होती है ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इसको कहेंगे हम लोग, देन वेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन क्या मायने रखता है हमारे कैलकुलेशन के अंदर, और देन वैल्यूज एंड एरर, व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज वी आर कंसिडरिंग, और उसके हिसाब से कौन सी एरर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सो दैट टाइप ऑफ इक्वेशन एंड मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। ये सारी चीजें हम लोग कंसेप्चुअली ट्रायंगुलेशन को समझने से पहले हमको ये सारी चीजें पहले मालूम चाहिए। सो दैट वी विल सी वन बाय वन। सो हियर फर्स्ट वी विल गो फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिपेंडेंट वर्सेस कंडीशन क्वांटिटी। तो जो भी अब अभी यहां पर हम लोग क्वांटिटी कौन सी गिन रहे, देखिए कि मेरा दो पॉइंट में का डिस्टेंस, सो दैट डिस्टेंस इज वन ऑफ माय क्वांटिटी। उसके अलावा फिर मेरा एंगल, दो हॉरिजॉन्टल लाइन में का एंगल, सो हॉरिजॉन्टल एंगल इज माय वन ऑफ द क्वांटिटी। या फिर मैं एक आधे पॉइंट की हाइट गिन रहा हूं MSL के ऊपर है, सो दैट इज ऑल्सो हाइट इज वन ऑफ माय क्वांटिटी। तो ऐसी जो क्वांटिटी है इसको भी अपने को समझना जरूरी है। कैलकुलेशन करते समय एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हम लोग उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड फॉर दैट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली द इंडिपेंडेंट एंड कंडीशनड क्वांटिटी। सो एन ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी में बी क्लासिफाइड एज इंडिपेंडेंट एंड कंडीशनड। सो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी किसको बोलेंगे हम लोग, इट इज द वन हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द अदर क्वांटिटी। यानी इसका मतलब है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बोले तो ऐसे डिस्टेंसेस या ऐसे एंगल जो मैंने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके कैलकुलेट किए है, तो उसमें तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, वो कोई दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसे जो भी ऑब्जर्वेशन रहेंगे, सो इट बियर्स नो रिलेशन विद द एनी अदर क्वांटिटी, एंड हेंस द चेंज इन द अदर क्वांटिटी डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी। तो ये जो सारे ऐसे जो क्वांटिटीज है उसको हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिड्यूस लेवल ऑफ द सेवरल बेंचमार्क,
तो बेंच मार्क जो है रिड्यूस लेवल का, ये तो कोई बदलने वाला है नहीं, वो कायम ही रहने वाला है, आप कैसे भी ऑब्जर्वेशन किधर से भी ले लो। तो ऐसा ये जो ऑब्जर्वेशन है बेस आरएल ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट, ये किसी दूसरे ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा ऑब्जर्वेशन बदला इसलिए इसमें बदलाव नहीं होगा। और ऐसे जो ऑब्जर्वेशंस है, ऐसे जो क्वांटिटीज है, उसको हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। फिर ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन रहेंगे जैसा कि कंडीशन क्वांटिटी, उसको बोलेंगे हम लोग। कंडीशन क्वांटिटी इज द वन हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ वन एंड मोर अदर क्वांटिटीज। यानी एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड मैंने बेस लाइन बनाई और उसको मैंने ऑब्जर्व कर लिया, तो बेस लाइन का जो डायमेंशन है वो हो गया मेरा एक्चुअली इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि वो बदलने वाली तो है नहीं, जो ऑब्जर्वेशन है उतने रहेगा। लेकिन वो ट्रायंगल के साइड पे से मैं बाकी के जो दो ट्रायंगल की साइड्स है उसके लिए मैं फार्मूला लगा के कैलकुलेशन करता हूं, तो जो दूसरे साइड की लंबाई है वो हो जाएंगी कंडीशन क्वांटिटी, क्योंकि इसमें यदि बदलाव आ गया तो ये भी साइड में बदलेगा, या एंगल में बदल आ गया तो भी ये लाइन का डायमेंशन बदल जाएगा। तो ऐसा जो कोई भी क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसको बोलेंगे हम लोग कंडीशन क्वांटिटी। सो हियर इट्स वैल्यू बियर्स ए रिजिड रिलेशनशिप विद द सम अदर क्वांटिटी, यानी उसका कोई ना कोई दूसरे वैल्यू पे डिपेंडेंसी रहती है और उसके वजह से वो वैल्यू चेंज होगी तो इसमें भी चेंज आ सकता है। तो ऐसी जो क्वांटिटीज है उसको हम लोग बोलेंगे कंडीशन क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब ये जो है आरएल ऑफ ए डिफरेंट पॉइंट, अब यदि आरएल ऑफ द बेंचमार्क ये चेंज नहीं होता है तो इसलिए वो वैल्यू है हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। लेकिन यदि आपने टेम्पररी बेंचमार्क लेके आरएल कैलकुलेट किए तो वो टेम्पररी बेंचमार्क का आरएल चेंज हो गया तो बाकी पॉइंट्स के आरएल चेंज हो जाएंगे, तो बाकी पॉइंट्स के जो आरएल हो गए वो हो गए डिपेंडेंट क्वांटिटी और कंडीशन क्वांटिटी। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन हमारा इंडिपेंडेंट है, कंडीशनड है, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका यूज क्या होगा, तो जो ऑब्जर्वेशन आपके पास में आ जाएंगे ट्रायंगुलेशन सर्वे करके, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड इंक्लूड एंगल बिटवीन द ट्रायंगल और हाइट ऑफ द डिफरेंट पॉइंट्स, ये ऑब्जर्वेशन हमको मिल जाने वाले। तो कौन से ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा ट्रस्ट करना, कौन से ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक्यूरेसी में ज्यादातर आपको बिलीव रहना चाहिए कि भाई ये वैल्यू एक्यूरेट होंगी, ये डिस्टेंस एक्यूरेट होगा, या फिर ये डिस्टेंस मेरा इंडिपेंडेंट है, तो वो पहचानने के लिए आपको ये दोनों कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है और डिपेंडेंट क्वांटिटी या कंडीशन क्वांटिटी कौन सी है। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन जिसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है, बाद में कोई दूसरे पॉइंट के ऑब्जर्वेशन के चेंज में वजह से इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, ऐसे सारे ऑब्जर्वेशन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट होंगे और उस पे से आप रिलेशन बनाएंगे दूसरे ऑब्जर्वेशन के लिए तो आपको अच्छा होगा। तो ऐसे केस के लिए हमको आइडेंटिफाई करता आना चाहिए कि हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है। सो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन जितने भी हमारे रहते हैं, वो जो ऑब्जर्वेशन है वो जनरली वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट फील्ड से आया है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। सो दैट कंसेप्ट वी हैव टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग द कैलकुलेशंस फॉर ट्रायंगुलेशंस। देन अनदर इज देन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ये भी हमको एक कंसेप्ट रखना पड़ेगा कि कौन सा ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट आया है और कौन सा ऑब्जर्वेशन इनडायरेक्ट आया है। सो एन ऑब्जर्वेशन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी एंड मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो हम लोग कौन से ऑब्जर्वेशन लेने वाले हैं यहाँ पे। सो हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लेने वाले डिस्टेंस, या फिर उसके बाद में करेंगे हम लोग एलिवेशन या हाइट, और या उसके बाद में हम लोग एंगल गिनेंगे थीटा, या फिर हम लोग यहां पर गिनेंगे बियरिंग। तो ये एंगल हम लोग ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो ये जो ऑब्जर्व क्वांटिटी रहेगी वो हो जाएगी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो बहुत सी जगह पे आपके जो एक्चुअल फील्ड में आपने डिस्टेंस गिना तो वो हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, और कोई ऑब्जर्वेशन आपने कैलकुलेट किया फार्मूला लगा के तो वो हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वो आपने ऑब्जर्वेशन लिया नहीं, वो दूसरे ऑब्जर्वेशन से आपने कैलकुलेट करके निकाला। सो हियर द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज द वन मेड डायरेक्टली ऑन द क्वांटिटी बीइंग डिटरमाइंड। फॉर एग्जांपल द मेजरमेंट ऑफ ए बेस लाइन, या फिर सिंगल मेजरमेंट ऑफ द एंगल, एक एंगल आपने गिना तो वो हो गया अपना डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। लेकिन
यदि एक एंगल को आपने 4-5 बार गिना और उसका एवरेज निकाल के फिर फाइनल एंगल निकाला, तो वो जो फाइनल एंगल है वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं है। लेकिन यदि आप सिंगल एंगल गिनते हो तो वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। या फिर ऐसा भी आपने डिस्टेंसेस अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से गिना और उस पे से एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट किया, तो जो एवरेज डिस्टेंस आएगा वो एवरेज डिस्टेंस आपका इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। लेकिन यदि आपने कोई 2 पॉइंट में का डिस्टेंस टेप से गिन लिया और वो समझ लो 6 मीटर आ गया, सो दैट विल बी योर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये कंसेप्ट भी हमें कैलकुलेशन करते समय ख्याल में रखना है कि कौन सी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है, कौन सी डिपेंडेंट है, कौन सा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। सो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज द वन विच ऑब्जर्व वैल्यू इज रिड्यूस फ्रॉम द मेजरमेंट, यानी हमको ये करेक्शन हम लोग उसको एवरेज या मोस्ट प्रोबेबल या फिर डिपेंडेंट करके कोई ना कोई रिलेशन बना के कैलकुलेशन करके आई वाली वैल्यू है हमारी। तो ऐसे सारे जो ऑब्जर्वेशन रहेंगे वो एक्सर्शन जैसा कि मैंने बताया कि द मेजरमेंट ऑफ द एंगल बाय रिपीटेशन मेथड, थियोडलाइट से एक एंगल को हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल को गिनने के लिए रिपीटेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं और 12 ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं और 12 ऑब्जर्वेशन का फिर एवरेज निकाल के आपका फाइनल एंगल आ गया। तो वो जो फाइनल एंगल है वो आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि उसका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ले लिया आपने, लेकिन जो एक ऑब्जर्वेशन लिया था आपने वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो रिपीटेशन मेथड के अंदर जो 12 अलग अलग ऑब्जर्वेशन ले रहे वो सारे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गए, लेकिन वो 12 में से आप कैलकुलेशन करके जो फाइनल एंगल निकाल रहे वो अकेला एंगल जो है वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे जो भी आप क्वांटिटी, एंटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज कर रहे हैं उसमें से आपको ये भी बाइफरकेशन करना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। इसका भी इस्तेमाल हमको इसलिए करना पड़ेगा कि हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो कैलकुलेशन करके आया है और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेरा फील्ड से आया है। तो फील्ड के अंदर यदि गलती हो गई होंगे, एरर आ गए होंगे ऑब्जर्वेशन के टाइम पे, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेरा गलत हो सकता है। लेकिन ऐसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेरे अलग अलग एरर्स के आ गए और उस पे से मैंने एवरेज करके एक डिस्टेंस निकाला, तो वो जो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आया गया वो कैलकुलेशन का वो एवरेज है, उसके अंदर एरर कम रहेंगी। सो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में हम लोग एरर हमारी कम रह सकती है और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है इसके अंदर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फील्ड ऑब्जर्वेशन में आपका यदि इंस्ट्रूमेंट की एरर या पर्सनल एरर की वजह से एरर आ गई तो आपके उसके अंदर एरर हो सकती है। तो कौन से ऑब्जर्वेशन को ट्रस्ट करना, कौन सी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट समझना, उसके लिए भी आपको ये बाइफरकेशन और करना पड़ेगा कि कौन से ऑब्जर्वेशन मेरे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है और कौन से ऑब्जर्वेशन मेरे इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। सो दैट इज अगेन रिक्वायर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ triangulation. Then another important concept that we have to remember is weight of an observation. ये weight of an observation ये और एक हमको ख्याल में रखना पड़ेगा यहाँ पे। So the weight of an observation is the number giving an indication of its precision. Weight of the observation क्या इंडिकेट करता है, कोई भी वैल्यू का प्रिसीजन कितना है, एंड ट्रस्टवर्दीनेस यानी वो वैल्यू पे कितना भरोसा कर सकते हैं, वो एंगल पे बोलो या वो डायमेंशन पे, वो बताने के लिए वो ऑब्जर्वेशन का जो वेट है वो यहाँ पे हमको काम मदद करता है। व्हेन मेकिंग ए कंपैरिजन बिटवीन द सेवरल क्वांटिटीज, यानी एक सर्वे करने के लिए गया और एक जो ट्रायंगल की साइड है वो इधर के ट्रायंगल में भी कॉमन है, इधर के ट्रायंगल में भी कॉमन है। फॉर एग्जांपल हियर वी कैन अंडरस्टैंड हियर कि यहाँ पे मेरा जो ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये एक ऐसी साइड है। अब ये जो साइड है ए बी, तो ये एरिया में सर्वे करने वाली टीम जो है उसको भी ये वाली जो टीम है वो भी ये ऑब्जर्वेशन गिनेगी ए बी का, और ये वाले एरिया में सर्वे करने वाली जो टीम है वो भी ऑब्जर्वेशन गिनेगी। तो मेरे ए और बी ये लाइन के 2 ऑब्जर्वेशन हो गए मेरे पास, दोनों भी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फील्ड है। अब कौन से टीम पे मैंने भरोसा करना चाहिए कि किस दोनों, इस पहले टीम का ऑब्जर्वेशन और दूसरे टीम का ऑब्जर्वेशन इसके अंदर एरर है, फर्क है दोनों के ऑब्जर्वेशन में। तो ऐसे दोनों जो ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं जिसके अंदर फर्क है उस पे से मैंने किस पे ट्रस्ट करना चाहिए ये मुझे सोचना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे कौन सी क्वांटिटी करेक्ट है ये यदि समझना है तो फिर मुझे वेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन कंसीडर करना पड़ेगा। तो फिर मैं ये टीम 1 को पूछूंगा कि आपने ए बी जो डिस्टेंस है वो कितने बार गिना, या कौन से अलग मेथड से गिना, या कौन से अलग इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किए, या अलग अलग व्यक्तियों ने गिना उसको,
तो वो मैं पूछूंगा उनको। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी मैं टीम 2 को पूछूंगा कि आपने कितने बार किया। अब समझ लो टीम 1 जो है, टीम 1 ने ये डिस्टेंस ए बी गिनने के लिए 4 अलग अलग मेथड यूज किया, और ये टीम 2 ने ये डिस्टेंस गिनने के लिए 2 अलग अलग पर्सन ने ऑब्जर्वेशन लिया और उसका एवरेज किया। तो इनका डिस्टेंस अलग आ गया, समझ लो इनका डिस्टेंस आ गया कुछ तो भी 29.53 और इनका डिस्टेंस आ गया 30.01। तो ये जो डिस्टेंस ए बी है, तो ये टीम 1 का बोलना है कि हमारा डिस्टेंस 30.01 है और इनका बोलना है 29.53 है। तो दोनों में से कौन सा डिस्टेंस ज्यादा एक्यूरेट है, ये डिसीजन आप कैसा लेंगे? और वो लेने के लिए आपको देखना पड़ेगा फिर वो ऑब्जर्वेशन का वेट कितना है। अब वो वेट का मतलब क्या है कि वो प्रिसीजन कितना है उसका, या ट्रस्ट वर्दीनेस कितना है। और वो कहां से पता चलता है? नंबर फॉर ऑब्जर्वेशन। तो ये टीम ने ये ऑब्जर्वेशन 2 पर्सन से गिन के निकाला है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन इसका वेट हो जाएगा 2। और ये जो 30.01 आया वाला है, इसके लिए 4 अलग अलग मेथड यूज करके उन्होंने उसका एवरेज निकाला है। तो यहां पे ये वाले ऑब्जर्वेशन का वेट कौन सा है? 4। तो फिर आप दोनों में से कौन से वैल्यू पे ज्यादा भरोसा करेंगे, कौन सी वैल्यू को एक्यूरेट मानेंगे? जिसका वेट ज्यादा है। तो ये जो है ये वाला ऑब्जर्वेशन हम लोग कंसीडर करेंगे कि दिस इज द ट्रस्ट वर्दी ऑब्जर्वेशन। तो इस प्रकार से कोई भी ऑब्जर्वेशन लेते समय यदि आपने मल्टीपल नंबर ऑफ रूटीन्स या इंस्ट्रूमेंट्स या फिर पर्सन्स अलग अलग इस्तेमाल करके फिर वो क्वांटिटी का कैलकुलेशन किया है, तो वो जो वैल्यू है आपकी डिस्टेंस की बोलो या एंगल की, वो वैल्यू को हम लोग ट्रस्ट कर सकते, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल एरर्स एलिमिनेशंस हो गए ऑलरेडी। सो वेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन ये हमको प्रेसिजन या ट्रस्ट वर्दीनेस बताता है कोई भी वैल्यू की। तो उसके लिए इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। सो इफ ए सर्टन ऑब्जर्वेशन ऑफ ए वेट इज 4, इट मीन्स दैट द 4 times as much as reliable as the observation of that weight। तो कोई ऑब्जर्वेशन का वेट 4 है तो उसके ऊपर आप उतना ज्यादा ट्रस्ट कर सकते कि भाई वो 4 times रिलायबल है एज कंपेयर टू अदर ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली when the 2 quantities or observations are assumed to be equally reliable, the observation values have said to be have the equal weight। जब हम लोग दोनों क्वांटिटी को एक जैसा मानते तो दोनों का वेट एक जैसा है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो दोनों को भी, इसको भी और इसको भी एक एक वेट दे दो आप, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड द ऑब्जर्वेशंस आर कॉल्ड एज वेटेड ऑब्जर्वेशन। तो हमको ये भी ध्यान में रखना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन सिंपल ऑब्जर्वेशन है और कौन सा वेटेड ऑब्जर्वेशन है। सिंपल ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि मुझे यहां पर लिखा दिया है कि वह L इज इक्वल टू 30.01 मीटर और यहां पे कुछ भी बाकी मेंशन नहीं किया है, तो ये हो गया मेरा सिंपल ऑब्जर्वेशन। लेकिन L इज इक्वल टू 30.01 और इसके अंदर लिखा है वेट इज इक्वल टू 4, तो ब्रैकेट में W4 आ गया। इसका मतलब आ गया कि वो जो वैल्यू है उसको वेट है 4। तो आप ये जो ऑब्जर्वेशन हो गया ये वेटेड ऑब्जर्वेशन हो गया, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन के साथ में उसका वेट इंडिकेट किया है आपने। तो जब आप कुछ भी नहीं लिखते उसका मतलब वो क्वांटिटी का वेट कितना है? 1, नो मल्टीप्लीकेशंस, एक ही ऑब्जर्वेशन है। और जहां पे वेट होगा तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। सो देयरफॉर वेटेड ऑब्जर्वेशंस आर मोर प्रिसाइज देन एज कंपेयर टू द अदर ऑब्जर्वेशंस। सो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो ऑब्जर्वेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी वेटेड when they are made within the unequal care and under dissimilar conditions। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको जो वेट है वो इसीलिए देना पड़ता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरिएशन आ सकते हैं, तो वो वैल्यू की एक्यूरेसी जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो वो एक्यूरेसी को बाइफरगेट करने के लिए आप वेट को इंडिकेट कर सकते हो कि ये जो ऑब्जर्व वैल्यू है इसका वेट इतना है और ये वाले ऑब्जर्व वैल्यू का वेट इतना है। तो जिसका वेट ज्यादा होगा वो वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होगी, ये आपको वहां से इंडिकेट करता है। एंड देन वेट्स आर असाइन टू द ऑब्जर्वेशंस और क्वांटिटी ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसा कि मैंने बताया कि आपने रिपीटेशन मेथड से थियोडाइट से एंगल गिना और वो एंगल आप क्या समझ लो, थीटा इज इक्वल टू 39 डिग्री 22 मिनट 20 सेकंड, ये आ गया। तो ये ऑब्जर्वेशन का यहां पे W इज इक्वल टू होगा 12। क्यों?
कि 12 ऑब्जर्वेशन का फाइनल एवरेज एंगल है ये हमारा। रिपीटेशन मेथड से हमने 2 बार रिपीटेशन मेथड किए, लेफ्ट साइड से 6 ऑब्जर्वेशन, राइट साइड से फेस लेफ्ट से और फेस राइट से 6 ऑब्जर्वेशन, 12 ऑब्जर्वेशन करके हमने ये एंगल निकाला। तो ऐसे केस में आपका जो थीटा है ये इतना है, ये ज्यादा, इसका वेट हो जाएगा 12। तो जितने बार आपने ऑब्जर्वेशन लिया उसको डायरेक्ट नंबर में लिखेंगे, दैट इज द वेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग जितने भी सारे ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसमें अपने को वेट कितना है उसका, यदि हम लोग एक डिस्टेंस गिनना है, बेस लाइन का डिस्टेंस गिनना है, तो बेस लाइन का डिस्टेंस देखो आप चेन से भी गिन सकते हो, फिर आप टेप से भी गिन सकते हो, फिर आप टैकोमेट्री से भी गिन सकते हो, फिर आप टोटल चेन से भी गिन सकते हो, या फिर आप जीपीएस से भी गिन सकते हो। तो एक ही डिस्टेंस आप 5 अलग अलग टाइप से गिन रहे हो, और जो भी डिस्टेंस से आगे पांचों भी उसका एवरेज निकाल के आप बोल रहे हो कि बेस लाइन की लंबाई मेरी इतनी है। तो वो जो बेस लाइन की लंबाई आप इंडिकेट कर रहे हैं उसका वेट हो जाएगा 5, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स 5 बार आपने ऑब्जर्वेशन लिया और उसका रिप्रेजेंटेशन करके फाइनल ऑब्जर्वेशन का डायमेंशन आपने बताया बेस लाइन की लंबाई इतनी इतनी है करके। सो दैट वे वी कैन रिप्रेजेंट द वेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। और ये वेट आपको वो वैल्यू की एक्यूरेसी, कितना ट्रस्ट वर्दीनेस करना चाहिए हमने वो वैल्यू के ऊपर, ये डिपेंडेंट करता है। तो फील्ड से जब अलग अलग ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, तो जब भी आप ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो उसका कुछ भी नहीं लिख रहे, मतलब उसका वेट जो है वो 1 है। और यदि है रिपीटेशन उसके अंदर तो वेट आपको लिखना चाहिए वहां पे 2, 3, 4, 5 जितने बार भी आपने उसको रिपीट किया होगा। सो दैट थिंग ऑल्सो वी हैव टू रिमेंबर वाइल मेकिंग द कैलकुलेशन फॉर द ट्रायंगुलेशन। सो वेटेड ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है हमारा। अब इस प्रकार से हमारी जो कुछ क्वांटिटी है वो कुछ क्वांटिटी हो जाएंगी हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, कुछ क्वांटिटी हो जाएंगी हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटीज, कुछ हो जाएंगे हमारी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, कुछ हो जाएंगे हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। और ये हर एक को कुछ ना कुछ वेट रहने वाला है, 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग वेट रहेगा। अब ऐसे वेट के साथ में जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन आएंगे उस पे से हमको ये सारी चीजें भी हमको समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहला है अपने को ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। सो एन ऑब्जर्व वैल्यू An observed value of the quantity is the value obtained when it is corrected for all known errors. Remember, अब ये ऑब्जर्व क्वांटिटी का मतलब, ऑब्जर्व वैल्यू बोले तो क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू का मतलब है एक चेन सर्वे से आपने एक डिस्टेंस गिना और उसके अंदर स्लोप करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन सब करके फिर आपने चेन वो सर्वे लाइन की लंबाई इतनी है ऐसा बताया, तो वो आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। लेकिन वो उसको बोलेंगे हम लोग ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू मतलब उसके अंदर सारे करेक्शन एरर आपने लगा दिए वाले पहले से। सो दैट इज द थिंग हियर। देन ऐसा रहेगा आपका ट्रू वैल्यू। द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज द वैल्यू विच इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम ऑल एरर्स। लेकिन ये हमारा फील्ड में ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन हमारा नहीं आ सकता कि जो फ्री फ्रॉम ऑल एरर रहेगा, क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर या पर्सनल एरर, ऑपरेशनल एरर ये आने ही वाला है, कैलकुलेशन एरर आने वाला है आपका। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट के समय पे आपका पर्सन, आपका इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर के जो एरर्स है उसके वजह से एरर आ सकती है। सो यू कैन नॉट गारंटी दैट एनी ऑब्जर्वेशन इज एरर फ्री। देयरफॉर द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी ये तो हमारी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमको मैप बनाने के लिए तो ट्रू वैल्यू चाहिए। जो भी वैल्यू हम लोग निकाल रहे करेक्शन वगैरह एरर अप्लाई करके, तो वो तो हमारे ऑब्जर्वेशन वैल्यू हो गई। लेकिन हमको चाहिए ट्रू वैल्यू, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम उसके बजाय क्या करते हैं हम लोग, फिर वी यूज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो जो भी ऑब्जर्वेशन है हमारे, वो ऑब्जर्वेशन हमारे ट्रू वैल्यू तो नहीं हो सकती, लेकिन वो हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू उसको बोल सकते हैं। सो द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज द वन विच हैव मोर चांसेस ऑफ बीइंग ट्रू। यानी ये वेट से संबंधित है आपका। यदि एक ऑब्जर्वेशन 4 बार आपने गिना तो उसका वेट 4 है, तो वो चारों का एवरेज जो निकालेंगे वो हो जाएगी आपकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, क्योंकि वो 4 वेट से एक्यूरेट है ज्यादा एज कंपेयर टू अदर वैल्यू। सो देयरफॉर दिस हैज इट इज डिड्यूस्ड फ्रॉम द सेवरल मेजरमेंट्स विच इज टेकन फ्रॉम द फील्ड ऑब्जर्वेशन। तो ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ट्रू वैल्यू हमेशा जनरल हमको नहीं मिलेगी, बट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एमपीएन का यूज कर सकते हैं। अब ऐसा यदि है तो आपको फिर एरर निकालना पड़ेगा, ट्रू एरर। अब ट्रू एरर का मतलब यहां पर क्या है, द ट्रू एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू आपकी जो भी होंगी उसके में से मैंने ऑब्जर्व्ड वैल्यू यदि माइनस कर ली, तो जो एरर आ रहा है वो आपका हो गया ट्रू एरर।
सो ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू एरर। तो आपको कभी कभी ये ट्रू एरर भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। अब लेकिन ट्रू एरर भी आपको क्योंकि ट्रू वैल्यू मालूम नहीं, तो हम लोग ट्रू एरर भी निकाल नहीं सकते, क्योंकि ट्रू वैल्यू तो हम किसी को बोल ही नहीं सकते। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बोलना पड़ेगा। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से अब फिर अपन उसको बोलेंगे एरर, मोस्ट प्रोबेबल एरर, यानी मोस्ट प्रोबेबल एरर जो है तो क्वांटिटी विच एडेड टू द और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू टू गेट द चांस ऑफ द ट्रू वैल्यू, इट इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल एरर। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में से ऑब्जर्व वैल्यू माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा मोस्ट प्रोबेबल एरर, क्योंकि वैल्यू कौन सी है आपकी, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ये वेट वगैरह कंसीडर करके एक्यूरेट होगी ये, और एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हमारा ये होगा, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपको एरर निकलेगी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की। तो ये एरर का फार्मूला हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसके वजह से ऐसी एरर आप कैलकुलेट करते हो तो उस पे से आप रेसिडुअल एरर भी निकाल सकते हो। एंड रेसिडुअल एरर इज द एरर which is the difference between the most probable value of a quantity and its observed value। तो आपको मोस्ट प्रोबेबल एरर या फिर उसका रेसिडुअल एरर, ये दोनों भी आपको निकालना पड़ेगा। तो ये हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। टाइम बिंग हमको सबसे इंपॉर्टेंट ख्याल रखना है कि इसमें से हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वो ऑब्जर्व वैल्यू है हमारी। ट्रू वैल्यू हम लोग एक्चुअली कभी भी कैलकुलेट पता नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग उसके बजाय मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, और इसका ही इस्तेमाल करके हमको ऑब्जर्वेशन को करेक्ट कर सकते हैं हम लोग। सो मोस्ट प्रोबेबल ऑब्जर्वेशन वी हैव टू गेट, मोस्ट प्रोबेबल लेंथ, मोस्ट प्रोबेबल एंगल, ऐसे हमको क्वांटिटीज फाइंड करनी पड़ेगी, और उसके लिए फिर हमको एरर जो है वो एरर निकाल के फिर हमको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। सो दैट कंसेप्ट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। अब हम लोग ऐसे यदि करेंगे तो हमारे जो वैल्यूज है वो अलग अलग मिलेगी आपको, ऑब्जर्व वैल्यू अलग, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू अलग, उसमें का एरर भी निकालेंगे हम लोग, और अब उसको ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे। तो ट्रायंगल जो है उसको मालूम है आपको कि सारे एंगल्स की साइड की टोटल होती है 180। तो एक इंक्लूड एंगल, दूसरा और तीसरा आपने कैलकुलेट कर लिया, और एक साइड यदि आपको मालूम है तो अदर टू साइड्स का डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते। अब ऐसे कैलकुलेशंस करने के लिए आपको जो ट्रायंगुलेशन फिगर है वो आपकी मदद करेगी। तो ट्रायंगुलेशन फिगर में आप क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, या आइसोस्केल ट्रायंगल है, या फिर आपने एक्सटेंशन किया हुआ है बेस नेट का, तो जैसी ट्रायंगुलेशन फिगर होंगी उसके हिसाब से आपको उसके इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। तो ऐसे इक्वेशंस भी हमको हैंडल करने पड़ेंगे कैलकुलेशंस के लिए, ट्रायंगुलेशंस के लिए। तो क्योंकि हम लोग हर बार हर साइड के ट्रायंगल्स की साइड हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते, हम लोग एंगल गिनते और एक साइड गिनते, उस पे से दूसरी साइड, उस पे से दूसरी साइड, ऐसा ऐसा हर ट्रायंगल में हम लोग आगे आगे के ऑब्जर्वेशन करके जा सकते। तो ऐसे केस में फिर हम लोगों को इक्वेशन लिखने पड़ेंगे कि भाई एक आधे लाइन की लंबाई लेंथ ए बी इज इक्वल टू दिस, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 30.01 मीटर। तो ये मेरा एक इक्वेशन हो गया, ये मेरा क्या होगा, एक सिंपल इक्वेशन। सो नॉर्मल इक्वेशन इज द वन which is formed by multiplying each equation by the coefficient of unknown whose normal equations to be found by adding the equations। तो ये नॉर्मल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग लगेंगे कंडीशन इक्वेशन या फिर ऑब्जर्वेशन इक्वेशन। तो ये जो लिखा मैंने एक लाइन की लंबाई गिनी मेजरमेंट फील्ड में, और वहां पे मैंने पेज पे मेरे नोटबुक पे लिख दिया ए बी इज इक्वल टू 30.01। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बन गया मेरा सिंपल। ये सिंपल इक्वेशन को बोलेंगे हम लोग ऑब्जर्वेशन इक्वेशन। सो एन ऑब्जर्वेशन इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जर्व क्वांटिटी एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ऑब्जर्व क्वांटिटी क्या है, ए बी, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 30.01। तो जब ऐसा हम लोग लिखते हैं तो ऐसे सारे इक्वेशन जो हमारे बनेंगे वो हो जाएंगे ऑब्जर्वेशन इक्वेशन। तो ऐसे कई सारे इक्वेशन हमारे रहेंगे। थीटा इज इक्वल टू 29 डिग्री, तो ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन इक्वेशन। अब उसपे से हमको कुछ इक्वेशन और बनाने पड़ेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे कंडीशनड इक्वेशन। ए कंडीशनड इक्वेशन इज द इक्वेशन एक्सप्रेसिंग द रिलेशन बिटवीन द एग्जिस्टिंग बिटवीन द सेवरल डिपेंडेंट क्वांटिटीज। यानी अभी मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि डिस्टेंस सी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डिस्टेंस ए बी।
यानी डिस्टेंस सी बी ए बी के डबल है या 3 टाइम्स है। तो ये जो इक्वेशन हो गया ये हो गया कंडीशनड इक्वेशन, क्योंकि इसमें ए बी यदि चेंज हो गया तो सी बी भी चेंज होगा, यानी सी बी इज डिपेंडेंट ऑन ए बी। तो ऐसे जो भी इक्वेशंस आप बनाएंगे आपके ट्रायंगल में अलग अलग कैलकुलेशंस करने के लिए, तो वो सारे जो इक्वेशन हो जाएंगे वो हो जाएंगे कंडीशन इक्वेशन। तो जो ऑब्जर्वेशन वाले डायरेक्ट इक्वेशन है ऐसे टाइप के वो हो जाएंगे ऑब्जर्वेशन इक्वेशन, और बाकी के जो इक्वेशंस है वो इक्वेशन हो जाएंगे आपके कंडीशनड इक्वेशन। और फिर ऐसे इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। आपने मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक में सीखा है कि एक्स वाई की इक्वेशन हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस इतना इज इक्वल टू इतना, और फिर एक दूसरा इक्वेशन रहेगा 3x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो इक्वेशन हमारे पास में है, तो उसको हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन के जैसा सॉल्व करते हैं ना हम लोग। तो फिर हम लोग क्या करते कि पहले इक्वेशन में जो x का मल्टीप्लायर है उसको दूसरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा करके दोनों इक्वेशन को हम लोग एक जैसा करते और उसमें की एक कोई भी अननोन की क्वांटिटी डिलीट करते और फिर हम लोग वैल्यू निकालते। तो जैसे हम लोग एक्स वाई के इक्वेशन सॉल्व करते अरिथमेटिक इक्वेशन, वही टाइप से हमको यहां पर इक्वेशन सॉल्व करना है, और ऐसे इक्वेशन जो है वो हो जाएंगे नॉर्मल इक्वेशन। तो हम लोग फॉर एग्जांपल यहां समझेंगे कि यहां पर हमको 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है मेरे पास में। दूसरा इक्वेशन है मेरा x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। तो ये दो इक्वेशन जो है मेरे, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में जो x का मल्टीप्लायर है 2 है, तो मैं ये इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, बराबर है। तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां पे मिलेगा 2x प्लस 6y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी ये इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके ये वाला इक्वेशन निकाला। अब इसमें क्या हो गया, x की टर्म मेरे एक जैसी हो गई, यहाँ पे 2x और 2x। अब ये इक्वेशन 1 में से ये वाला इक्वेशन में माइनस कर सकता हूं, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 1। और इसके नीचे हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 6y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये होगा इक्वेशन 2। और इसको माइनस करना है तो इसके साइन सब के माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे y माइनस 6y, सो ये हो जाएगा माइनस 5y, और माइनस 3 प्लस 2 सो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5, सो y इज इक्वल टू माइनस 1/5, ये हमने निकाला। तो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका। तो मैंने क्या किया, इसका जो इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसका जो 2x का मल्टीप्लायर है वो एक जैसा बनाए यहाँ पे। तो ऐसे जो इक्वेशन रहेंगे वो हमारे इक्वेशन हो गए नॉर्मल इक्वेशन। सो हियर ए नॉर्मल इक्वेशन इज वन विच इज फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग ईच अदर द कोएफिशिएंट। तो नॉर्मल इक्वेशन हमको बनाते आते हैं, और ऐसे करके फिर हम लोग जो वैल्यू आएंगी उस पर से हमारा पर्पज रहता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालने की। ये इक्वेशन भी काय के लिए बना रहे, जो ऑब्जर्वेशन लिया वो हो गया ऑब्जर्व इक्वेशन, जो रिलेशन वाले इक्वेशन हो गए वो हो गए कंडीशन इक्वेशन। फिर कंडीशन इक्वेशन को हम नॉर्मलाइज करेंगे, और नॉर्मलाइज इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन के जैसे सॉल्व करके जो अननोन क्वांटिटी है वो निकालेंगे, और अननोन क्वांटिटी निकालने के बाद में फिर उसका जो वेट होगा उसके हिसाब से फिर आपको फाइनल क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, और वो हो जाएगी आपकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। अब ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू लेंथ के लिए भी हो सकती, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हाइट के लिए भी हो सकती, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू अपने एंगल के लिए भी हो सकती। तो जो भी फील्ड से ऑब्जर्वेशन ले रहे उसके सारे इसके मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज हमको निकालनी पड़ेगी, तब जाके वो डायमेंशन आपके काम में आएंगे, जिसका इस्तेमाल करके आप लोग ट्रायंगुलेशन के लिए जो आपका ट्रायंगुलेशन फिगर का स्केच बनाना है या जो मैप बनाना है उसके लिए वो सारे डिस्टेंसेस आप इस्तेमाल कर सकते। तो इसके लिए हमको ट्रायंगुलेशन के यूनिट के अंदर ये सारे अलग अलग जो क्वांटिटीज है, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस है, अलग अलग वैल्यूज है, ये हमको मालूम चाहिए। और इस पे से फाइनली हमारा जो काम है वो है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालने की। तो इसका इक्वेशन हमको पहले यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन निकालने का मेरे को वैल्यू का। अब अरिथमेटिक मीन कैसा निकालेंगे, तो अरिथमेटिक मीन के लिए हमको जो भी वैल्यूज है, समझ लो 5 ऑब्जर्वेशन लिए तो 5 ऑब्जर्वेशन की टोटल करो और फिर उसको डिवाइड बाय 5 कर दो, सो दैट इज बी अरिथमेटिक मीन।
तो आप इस प्रकार से मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकाल सकते हो। समझ लो एक ऑब्जर्वेशन का आपका डिस्टेंस ए बी, ये मैंने गिना, ये आ गया 29.1, 29.09, 29.87 और 30.001, ऐसे 4 ऑब्जर्वेशन लिए आपने। अब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालना है आपको, तो क्या करेंगे आप, ये चारों को प्लस 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 करेंगे और डिवाइडेड बाय कितनी क्वांटिटी आपकी 4, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो यहाँ से आपको एक एवरेज एंगल, एवरेज डायमेंशन निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा। तो ये जो एवरेज डिस्टेंस निकल रहा, ये हो गई आपकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, यानी एवरेज लेना पड़ता है आपको सीधा सीधा। तो डिस्टेंस के लिए, एंगल के लिए, सब के लिए मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालना आपको आसान है। लेकिन अब ऐसी वैल्यू जो निकल गई, तो उसमें से प्रोबेबल एरर कितनी है वो भी यदि आपको बताना है, तो फिर प्रोबेबल एरर के लिए फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। सो प्रोबेबल वैल्यू, प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.6745 अंडर रूट समेशन डब्ल्यू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। ये वैसे भी प्रोबेबल का फार्मूला हमारा है, प्रोबेबल एरर का। तो यहाँ पे एन क्या है, कितने ऑब्जर्वेशन लिए आपने, तो एन इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। वी क्या है, यानी वैल्यू, ये एक वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू, ये चौथी वैल्यू। और W क्या है, उसका वेट, यानी ये ऑब्जर्वेशन कितने बार लिया, तो इसका वेट समझ लो 1 है, इसका वेट 2 है, इसका वेट भी 1 है और इसका वेट भी हमारा 2 है। तो ये वैल्यू और ये वेट, 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 तो अब ऐसी 4 वैल्यू है आपकी। तो इसलिए आपको करना पड़ेगा समेशन डब्ल्यू वी स्क्वायर, यानी वैल्यू का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय वेट, और ऐसे सबका समेशन करेंगे तो एक जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करना पड़ेगा n-1 से। n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4, तो 4-1, और जो वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट लेंगे और उसको 0.6745 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपका निकलेगा प्रोबेबल एरर। तो प्रोबेबल एरर ES इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.6745 अंडर रूट समेशन WV स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। तो ये फार्मूला हमको याद रखना है, जिससे हम लोग प्रोबेबल एरर निकाल सकते हैं। एग्जाम में इसके ऊपर के क्वेश्चंस भी आते हैं और इसमें से आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालेंगे और उसकी प्रोबेबल एरर निकालेंगे, ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेंबर while doing the calculation for triangulation station. So in this way, in this unit, in this lesson number 7, हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड कंडीशन क्वांटिटी क्या है, फिर डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हमने देखा, देन हमने देखा कि कौन से ऑब्जर्वेशंस को हम लोग वेट कितना दे सकते हैं, एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज आर देयर, वो हमने देखा, उसके इक्वेशंस हमने देखे और वो उसका इस्तेमाल करके हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंड प्रोबेबल एरर इन द ऑब्जर्वेशन, ये दोनों चीजें निकाल सकते हैं। हमारा अल्टीमेट एम यही है कि जो ऑब्जर्वेशन आ गया उसमें की एरर कितनी है, यानी मोस्ट प्रोबेबल एरर वो कितनी है वो निकालना, और उसके बाद में फिर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालना। तो ये पर्पस हमको ट्रायंगुलेशन में ये सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। सो ये हमने लेसन नंबर 7 में देखा। अब इसके ऊपर के जो एग्जैक्ट कैलकुलेशंस है वो हम लोग इसके आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं। सो लेसन नंबर 8 वी विल सी दैट we will solve some problem based on the most probable value and the observation quantities. So till then we will stop here. Thank you for watching this video lecture series on survey 2.